कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटा सा लड़का अपनी भोली भाली आंखों और साधारण से कपड़ों में एक दिन पूरे कोर्ट रूम को हैरान कर देगा। भीड़ में सन्नाटा, हर सांस थम गई थी, हर नजर उस पर टिकी थी। फिर उस लड़के ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जो हुआ, उसने न केवल न्याय की परिभाषा बदल दी, बल्कि पूरे शहर को हिला दिया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस पल में ऐसा क्या हुआ कि जज तक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। जानने के लिए पढ़ते रहिए। लखनऊ के पुराने इलाके में, जहां पत्थरों की पुरानी हवेलियां और तंग गलियां थीं, एक छोटा सा अनाथ आश्रम था। उस आश्रम में उस दिन ऐसी खामोशी थी मानो समय रुक गया हो। बाहर नीम के पेड़ की छांव में कोयल कूक रही थी, लेकिन अंदर की हवा में तनाव था। 12 साल का एक सांवला सा लड़का रवि धीमे कदमों से आगे बढ़ा और एक विदेशी दंपति के सामने खड़ा हो गया जो उसे गोद लेने आए थे। उसकी कांपती आवाज और गीली आंखों में ऐसी दृढ़ता थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। सभी की निगाहें रवि पर टिकी थीं। अनाथ आश्रम की प्रभारी शीला मैडम के हाथ में गोद लेने के कागजात तैयार थे, लेकिन रवि ने अपनी नन्ही आवाज में कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं गोद लिया जाना स्वीकार नहीं कर सकता। शीला मैडम की उंगलियां कांप गईं। दंपति ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा, मानो यह कोई भूल हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। बच्चों के चेहरों पर मासूमियत थी, लेकिन उनकी आंखों में डर भी। एक अनाथ बच्चे को इस कठिन दुनिया से बचाने का मौका मिल रहा था और उसने उसे ठुकरा दिया। रवि ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं यहां से तभी जाऊंगा जब अपनी मां को जेल से आजाद करवा लूंगा। कमरे में जैसे और ठंडक छा गई। शीला मैडम ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और हिचकिचाते हुए बोली, रवि, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मां? लेकिन रवि ने उनकी बात काट दी। मेरी मां जिंदा है और निर्दोष है। मैं खुद उसे निर्दोष साबित करूंगा। कमरे के कोने में खड़ा एक लड़का धीरे से फुसफुसाया, मगर रवि की मां तो। और उसकी बात अधूरी रह गई। यह वह पल था जिसने सबको उलझन में डाल दिया। किसी को नहीं पता था कि रवि की मां जिंदा है, और अगर है तो जेल में क्यों? तभी बाल अदालत के जज, जो गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए वहां मौजूद थे, आगे बढ़े। उन्होंने अपना कोट ठीक किया और रवि के सामने झुककर नरम लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो? रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पुरानी फटी हुई जेब से एक छोटा सा घिसा हुआ नोटबुक निकाला। वह नोटबुक महीनों से उसके पास थी, जिसमें उसने चुपके से आश्रम की लाइब्रेरी से कानून की किताबें पढ़कर नोट्स बनाए थे। दंपति ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा और उनके हाथ से गोद लेने का लिफाफा जमीन पर गिर गया। नोटबुक के पन्ने बिखर गए, मानो कोई छिपा रहस्य बाहर आ गया हो। शीला मैडम ने जल्दी से कागज उठाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उन्हें रोक लिया और आंसुओं को थामते हुए कहा, मेरी मां निर्दोष है और मैं यह साबित करूंगा। कमरे में रखी पुरानी घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज सुनाई देने लगी। सभी जैसे पत्थर बन गए थे। जज ने नोटबुक हाथ में लेकर पन्ने पलटने शुरू किए। उनकी आंखों में अब वह सख्ती नहीं थी जो एक जज में होती है, बल्कि एक ऐसी नरमी थी जो रवि की जिद से प्रभावित थी। अचानक जज ने कहा, हम अदालत में मिलेंगे बच्चे। लखनऊ की तंग गलियों में, जहां मसालों की खुशबू और नाले की दुर्गंध मिलकर एक अनोखा माहौल बनाती थी, रवि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके फटे कपड़े और घिस्से जूते उसकी मंजिल की राह में रुकावट नहीं थे। उसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, उसकी मां राधा की वह हल्की सी मुस्कान जो उसे सुलाते वक्त माथे पर चूमती थी। लेकिन अब वह मां, जो कभी उसकी ढाल थी, लखनऊ सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे थी। रवि उस पुराने मंदिर के बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गया, जहां वह अपने दोस्तों के साथ आंख मिचौली खेलता था। बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं और मंदिर की टूटी दीवारों पर समय की निशानियां थीं। लेकिन आज इस जगह की खामोशी में एक अलग सी ताकत थी। वह उस दोपहर को याद करने लगा जब पुलिस उसकी मां को ले गई थी। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसका माथा पसीने से भीग गया। उसके दिमाग में एक भूला हुआ दृश्य उभरने लगा। एक छोटा सा लड़का पर्दे के पीछे छिपा हुआ कांपते हुए देख रहा था
कि एक अनजान आदमी हवेली के पीछे से चुपके से निकल रहा था, जिसके हाथ में वही सोने का हार था जिसके चोरी का इल्जाम उसकी मां पर लगा था। यह याद ताजा होते ही वह सिहर उठा। उसने यह बात कभी किसी से नहीं कही, ना शीला मैडम से, ना अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन से। क्यों? क्या वह डर गया था? क्या उसे लगा था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा? या शायद वह खुद नहीं जानता था कि उसने जो देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत हो सकता था। रिक्शों और साइकिलों की आवाज ने उसे वापस हकीकत में ला खड़ा किया, लेकिन उसका दिल अब भी उस दिन की छाया में था। अचानक शीला मैडम की सख्त आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हारी मां दोषी है रवि। अदालत ने फैसला सुना दिया, अब यह सब भूल जाओ। लेकिन आज पहली बार रवि ने अपने भीतर एक और आवाज सुनी जो कह रही थी, सच कभी मरता नहीं। अगर मैंने देखा है तो मैं उसे साबित भी कर सकता हूं। रवि तेजी से उठा और आश्रम की ओर दौड़ा। लोहे के फाटक को पार करते ही वह रिकॉर्ड रूम में घुस गया, जहां बच्चों के दस्तावेज रखे थे। धूल भरी फाइलों के ढेर में उसने अपनी और अपनी मां की फाइल खोजनी शुरू की। धूल से उसके फेफड़े जल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में जुनून था। वह उस हवेली का पता ढूंढना चाहता था जहां उसकी मां ने काम किया था, चौधरी हवेली। जैसे ही उसे फाइल मिली, उसने उसे कसकर पकड़ा और बाहर निकलने ही वाला था कि शीला मैडम की सख्त आवाज गूंजी, कहां जा रहे हो रवि? वह एक पल के लिए ठिठक गया। कमरे में खामोशी छा गई। उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मां को बचाने। शीला मैडम ने गहरी सांस ली। तुम कुछ नहीं कर सकते, यह मामला बहुत बड़ा है। लेकिन रवि ने पलटकर नहीं देखा और फाटक पार कर सड़क पर निकल गया। सड़क के किनारे छोले कुलचे की दुकान की खुशबू और लस्सी के ठेले की भीड़ के बीच उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और कदम बढ़ा दिए, लेकिन जैसे ही वह गली से मुख्य सड़क पर मुड़ा, एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह चौंक कर रुका और पीछे देखा। भीड़ में एक आदमी काले कोट में सड़क के किनारे खड़ा फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें रवि पर टिकी थीं। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह आदमी धीरे से कह रहा था, वह लड़का शुरू हो चुका है, अब क्या करें? रवि का दिल डूबने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ा और भीड़ में खो गया। लेकिन अब एक नया डर उसके मन में समा गया था। क्या कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था? और क्यों? उसने खुद को संभालते हुए फैसला किया कि डर के आगे झुकना नहीं है। वह जानता था कि अगर अब रुका तो उसकी मां हमेशा के लिए जेल में रहेगी, लेकिन उसे यह भी एहसास हो गया था कि यह लड़ाई अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि जानलेवा भी हो सकती थी। लखनऊ सिविल कोर्ट की पुरानी भव्य इमारत के सामने खड़ा रवि अपने सूखे होंठों को बार बार गीला कर रहा था। भीड़ और गाड़ियों के शोर के बीच कोर्ट की सीढ़ियां किसी पहाड़ से कम नहीं लग रही थीं। 12 साल का वह नन्हा लड़का अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले का सामना करने जा रहा था। अपनी पुरानी शर्ट के बटन ठीक करते हुए वह अंदर कदम रखता है। हर कदम पर उसके जूते की एड़ी फर्श से टकराकर गूंज रही थी। कोर्ट रूम में गहरे भूरे लकड़ी के फर्नीचर और भरी हुई दर्शक दीर्घा थी। जैसे ही वह अपनी जगह की ओर बढ़ा, जज रमाकांत की तीखी नजरें उस पर पड़ीं। उनके माथे की शिकन बता रही थी कि वह इस मौजूदगी से असहज थे। दीवार पर टंगी भगत सिंह की तस्वीर के नीचे बैठे जज रमाकांत अपने चश्मे के पीछे से रवि को घूर रहे थे। लेकिन सबसे असहज करने वाला था चौधरी परिवार का वकील, जो व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ रवि को देख रहा था, मानो वह वहां मजाक के लिए आया हो। रवि ने गहरी सांस ली और अपनी फटी हुई नोटबुक कसकर पकड़ी। वह जज के सामने खड़ा हुआ और अपनी पहली याचिका दायर की। माननीय जज, मैं अपनी मां के केस की फाइलों तक पहुंच चाहता हूं। कोर्ट रूम में शोर उठ गया। लोग फुसफुसाने लगे। एक बच्चा बिना वकील के अपनी याचिका लेकर खड़ा था। जज ने हथौड़ी से मेज पर चोट मारकर शांति कराई और पूछा, क्या तुम जानते हो कि इन सबूतों को पेश करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? रवि ने सिर हिलाया और अपनी नोटबुक के पन्ने पलटते हुए धाराएं और नियम बताए। जज के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित प्रशंसा झलकी, लेकिन उन्होंने अपने भाव छिपा लिए। जज ने आदेश दिया, इस बच्चे की याचिका पर विचार किया जाएगा। केस के सभी दस्तावेज पेश किए जाएं।
कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सभी की नजरें उस पर थीं। वह धीमे कदमों से बाहर निकला, तभी फ्लैश की चमक ने उसकी आंखें चौंधियां दीं। एक पत्रकार, अभय, उसके सामने खड़ा था। उसने सवाल दागा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है? रवि ने हिचकते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी मां निर्दोष है और किसी को तो उसे बचाना होगा। अभय ने मुस्कुराकर कैमरा बंद किया और रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। रवि के मन में वही डर फिर से कौंध गया जो उस काले कोट वाले आदमी को देखकर हुआ था। उसने पूछा, आप कैसे मदद कर सकते हैं? अभय ने इधर उधर देखा और अपने फोन से एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में चौधरी हवेली का मुख्य दरवाजा था, लेकिन उसमें दाखिल होने वाली औरत राधा नहीं थी। रवि की आंखें फैल गईं। यह कौन है? उसने पूछा। अभय ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जिस दिन तुम्हारी मां पर चोरी का इल्जाम लगा, उसी दिन यह औरत वहां थी और किसी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। लखनऊ की सर्द गलियों में रवि और अभय तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मंदिरों की घंटियां और बाजार की हलचल के बीच रवि के दिमाग में वह तस्वीर गूंज रही थी। क्या उसकी मां का दोष किसी और का अपराध था? अभय ने धीरे से कहा, मैं इस परिवार को सालों से ट्रैक कर रहा हूं। वे सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि बहुत ताकतवर हैं। उनके खिलाफ जाना खतरनाक है। तभी अभय रुक गया और चारों ओर देखने लगा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक काली मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनकी ओर देख रहा था। उसने हेलमेट पहना था, जिससे चेहरा नहीं दिख रहा था। रवि की रीबी साई सिहरन दौड़ गई। अभय ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा और बोला, चलो जल्दी। दोनों गलियों के भूल भुलैया में खो गए। मोटरसाइकिल की आवाज उनके पीछे गूंज रही थी। अभय ने रवि के हाथ में एक पुराना पेन ड्राइव थमाया और फुसफुसाया, इसमें ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित कर सकते हैं कि चौधरी परिवार पूरे शहर में भ्रष्टाचार फैला रहा है। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इसे अदालत में ले जाना। रवि ने पेन ड्राइव कसकर पकड़ा। यह उसकी मां की रिहाई की चाबी थी, लेकिन तभी मोटरसाइकिल वाला आदमी उनकी ओर देखकर आगे बढ़ गया। अभय ने रवि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम इस कहानी के बीच में आ चुके हो। पीछे हटने का रास्ता नहीं है। लखनऊ की तंग गलियों में अंधेरा घिर रहा था। रवि अनाथ आश्रम की ओर लौट रहा था। उसका दिल अभी भी उस पेन ड्राइव के ख्याल से धड़क रहा था, जो अब उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। गलियों में रिक्शों की घंटियों और बाजार की हलचल के बीच वह तेज कदमों से चल रहा था। उसका बैग कंधे पर लटक रहा था और उसकी उंगलियां बार बार पेन ड्राइव को टटोल रही थीं, मानो यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि वह अभी भी उसके पास है। लेकिन जैसे ही वह आश्रम के पुराने लोहे के फाटक के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। फाटक के पास की स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वह रुक गया और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसे गली के कोने पर वही काले कोट वाला आदमी दिखा, जो अब भी फोन पर बात कर रहा था। उसकी आंखें रवि पर टिकी थीं और उसकी धीमी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। हाँ, वह अभी आश्रम पहुंचा है। मैं उसका इंतजार करूंगा। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत बैग में पेन ड्राइव छिपाया और आश्रम के अंदर दौड़ गया। अपने छोटे से कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और सांस रोके बिस्तर के पास बैठ गया। उसका कमरा वैसा ही था। एक पुराना पलंग, टूटी हुई अलमारी और दीवार पर चिपकी मां राधा की एक पुरानी तस्वीर, जिसमें वह मुस्कुराते हुए रवि को गोद में लिए थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसका बिस्तर उलट पुलट था और तकिया जमीन पर गिरा हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी खोली और हर कोने को टटोला। तभी उसकी नजर तकिए के नीचे रखे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। कागज पर मोटे काले अक्षरों में लिखा था, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हें ले डूबेगा। अपनी मां को और मुसीबत में मत डालो। रवि की सांस रुक गई। वह कागज हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसने खिड़की की ओर देखा, जहां से बरगद के पेड़ की पत्तियों की सरसराहट आ रही थी। क्या कोई अभी अभी यहां था? उसने पेन ड्राइव को फिर से टटोला। वह अभी भी उसके बैग में था।
उसने राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी उसके मन में समाया हुआ था। यह धमकी साफ बता रही थी कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसने खिड़की की ओर देखा और बुदबुदाया, मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे जो हो जाए, मैं मां को बचा लूंगा। अगली सुबह रवि ने फैसला किया कि वह सीधे चौधरी हवेली जाएगा। वह जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने अपनी नोटबुक, रिकॉर्डर और पेनड्राइव बैग में डाला और आश्रम से निकल गया। लखनऊ की सड़कों पर सुबह की रौनक थी। ठेले पर गर्मागर्म जलेबियां तल रही थीं और चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। लेकिन रवि का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, चौधरी हवेली। हवेली शहर के पुराने हिस्से में थी, जहां ऊंची ऊंची दीवारें और भारी लोहे का गेट इसे किसी किले की तरह बनाता था। रवि ने एक फूलों की गाड़ी के पीछे छिपकर हवेली का जायजा लिया। तभी उसकी नजर उस काले कोट वाले आदमी पर पड़ी, जो हवेली के साइड गेट से अंदर जा रहा था। उसे एक आदमी, जो शायद चौधरी परिवार का कोई करीबी था, अंदर ले गया। रवि ने होंठ भींचे और फुसफुसाया, तो यह सब सच में वही लोग कर रहे हैं। उसकी नजर हवेली के मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। वह नीचे झुका और सोचने लगा कि क्या अब भी अंदर जाना सही होगा। तभी उसके कानों में मां की पुरानी लोरी गूंजी, जो वह उसे सुलाते वक्त गाया करती थी। सपनों से डरना नहीं बेटा, हिम्मत से आगे बढ़। उसने गहरी सांस ली और हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह गली के मोड़ से मुड़ा, एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रवि घबरा गया और पीछे मुड़ा। सामने एक लंबा, सख्त चेहरा वाला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा, सोचता है कि तू इससे बच जाएगा छोटे? रवि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। आदमी ने उसे दीवार से सटा दिया और गुस्से से फुसफुसाया, हमें क्या करना है, इसका फैसला तू नहीं करेगा, समझा? तभी गली के मोड़ से एक रिक्शे की घंटी बजी। आदमी का ध्यान भटका और रवि ने मौका देखकर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। वह गलियों के भूल भुलैया में भागता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंसा और वह जमीन पर गिर पड़ा। धूल में लथपथ उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने आंखें बंद कर लीं, सोचते हुए कि वह आदमी उसे पकड़ लेगा। लेकिन एक नरम आवाज आई, शांत रह, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। रवि ने चौंक कर आंखें खोलीं। सामने एक पतली दुबली लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में डर और सहानुभूति दोनों थे। उसने कहा, मेरा नाम अनीता है, मैं चौधरी हवेली में काम करती हूं, चल जल्दी। अनीता ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे एक पुरानी दीवार के पीछे खींच लिया। दोनों सांस रोककर छिप गए। तभी वह काले कोट वाला आदमी गली से गुजरा, अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता हुआ। अनीता ने फुसफुसाकर कहा, चुप रह, ये लोग किसी को भी खत्म कर सकते हैं। रवि का दिल और तेज धड़कने लगा। अनीता ने उसकी कलाई पकड़ी और इशारे से आगे बढ़ने को कहा। दोनों चुपके से हवेली के पीछे एक पुराने जर्जर दरवाजे तक पहुंचे। अनीता ने दीवार के कोने से एक डीली ईंट हटाई, जिसके पीछे एक गुप्त रास्ता था। उसने धीरे से कहा, यहीं से वे अपने गंदे काम करते हैं और शायद वही हार भी यहीं छिपा है। रवि ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? अनीता की आंखें गीली हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी मां ने मेरी छोटी बहन को बचाया था जब हवेली में आग लगी थी। अब मेरी बारी है। ये सुनकर रवि के अंदर एक नया भरोसा जागा। उसने अनीता का हाथ पकड़ा और बोला, हमें वह हार ढूंढना होगा और मां को बचाना होगा। अनीता और रवि उस गुप्त रास्ते से हवेली के तहखाने की ओर बढ़ रहे थे। अंधेरे में लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हवा में बासीपन की गंध थी। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अनीता की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। तहखाने का रास्ता तंग और घुप अंधेरा था, जहां सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अनीता ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और दीवारों पर रोशनी डाली। पुरानी पत्थर की दीवारों पर नमी की परत थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। यहां सावधान रहना, अनीता ने फुसफुसाते हुए कहा, यह तहखाना सिर्फ सामान छिपाने के लिए नहीं है। यहां चौधरी परिवार के कई राज दफन हैं। रवि ने सिर हिलाया,
लेकिन उसका ध्यान उस पेन ड्राइव पर था जो अभी भी उसके बैग में था। उसने सोचा, अगर यहां हार मिल जाए और पेन ड्राइव के सबूतों के साथ, तो मां को आजाद कराने का रास्ता साफ हो सकता है। तहखाने के आखिरी मोड़ पर एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जिस पर पुराना ताला लटक रहा था। अनीता ने रवि की ओर देखा और कहा, यहां से आगे मैं कभी नहीं गई, लेकिन सुना है कि यहीं वो सब छिपाते हैं। उसने अपने बालों में लगी एक पिन निकाली और ताले को खोलने की कोशिश करने लगी। रवि की नजर चारों ओर घूम रही थी। उसे डर था कि कोई भी पल में उन्हें पकड़ सकता है। तभी एक तेज चरमराहट की आवाज आई। दोनों सांस रोककर रुक गए। ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। अनीता ने टॉर्च बंद की और रवि को दीवार के पीछे खींच लिया। अंधेरे में उनकी सांसें थमसी गई थीं। कदमों की आवाज अब ठीक उनके ऊपर थी। एक गहरी खुरदरी आवाज गूंजी, मुझे यकीन है कोई यहां नीचे आया है, हर कोने को खंगालो। रवि का दिल जोर से धड़का। उसने अनीता की ओर देखा जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रवि के कान में फुसफुसाया, अगर हमें पकड़ा गया तो सबूत गायब कर दिए जाएंगे, हमें अभी कुछ करना होगा। रवि ने अपनी जेब से वह छोटा रिकॉर्डर निकाला जो उसने कोर्ट में इस्तेमाल करने के लिए रखा था। उसने धीरे से बटन दबाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शायद ये आवाजें बाद में सबूत बन सकें। तभी ताले में एक हल्की सी खटक की आवाज आई। अनीता ने ताला खोल दिया था। उसने दरवाजा धीरे से खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। तहखाना अंदर से और भी ठंडा और डरावना था। पुराने लकड़ी के बक्से, टूटी हुई मूर्तियां और धूल भरे बर्तन बिखरे पड़े थे। अनीता ने टॉर्च की रोशनी एक कोने में डाली जहां एक छोटा सा लोहे का संदूक था। उसने रवि की ओर देखा और कहा, शायद यही वो जगह है। रवि ने संदूक की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी ऊपर से फिर से कदमों की आवाज आई, इस बार और तेज। अनीता ने जल्दी से रवि को एक बड़े बक्से के पीछे छिपने का इशारा किया। दोनों वहां दबक गए। तहखाने का दरवाजा जोर से खुला और दो लोग अंदर आए। उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। अगर उस लड़के ने कुछ देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, एक आदमी ने कहा। रवि ने उसकी आवाज पहचान ली। यह वही काले कोट वाला आदमी था। दूसरा आदमी, जिसकी आवाज भारी थी, बोला, चौधरी साहब ने साफ कहा है, लड़के को चुप कराओ, चाहे जैसे भी हो, और अगर वो पेन ड्राइव हमारे हाथ नहीं आया तो हम सब खतरे में हैं। रवि की सांस रुक गई। उसने पेन ड्राइव को अपनी मुट्ठी में और कसकर पकड़ लिया। अनीता ने उसका हाथ धीरे से दबाया, जैसे कह रही हो कि अभी हिम्मत मत हारो। रवि के रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। दोनों आदमी तहखाने में इधर उधर देखने लगे। उनकी टॉर्च की रोशनी रवि और अनीता के छिपने की जगह के पास से गुजरी। रवि का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं ये लोग सुन न लें। लेकिन तभी बाहर से एक तेज हॉर्न की आवाज आई और दोनों आदमी जल्दी से तहखाने से बाहर निकल गए। अनीता ने राहत की सांस ली और रवि को संदूक की ओर इशारा किया। रवि ने धीरे से संदूक खोला। अंदर पुराने गहनों, कागजों और कुछ पुरानी तस्वीरों के बीच एक चमकता हुआ सोने का हार पड़ा था। रवि की आंखें चमक उठीं। ये वही हार था जिसके चोरी का इल्जाम उसकी मां पर लगा था। उसने हार को सावधानी से उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अनीता ने फुसफुसाया, अब जल्दी निकलना होगा। अगर हमें यहां पकड़ा गया तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों चुपके से तहखाने से बाहर निकले और हवेली के पीछे वाले बगीचे में आ गए। वहां से सड़क दिख रही थी जहां रिक्शों की आवाजें गूंज रही थीं। अनीता ने रवि के हाथ में एक छोटा सा कागज थमाया और कहा, इस पते पर जाओ। वहां एक शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसका नाम है गोपाल चाचा। बस इतना कहना कि अनीता ने भेजा है। रवि ने कागज खोला। उस पर लिखा था, श्री राम पुस्तक भंडार, हजरतगंज। उसने अनीता की ओर देखा और पूछा, यह जगह क्या है? अनीता ने गहरी सांस ली और कहा, बस वहां पहुंच जाओ, गोपाल चाचा को सब पता है। तभी हवेली के अंदर से तेज आवाजें आने लगीं, मानो किसी ने उनकी मौजूदगी का पता लगा लिया हो। अनीता ने कहा, भागो रवि, अब रुकना मत। रवि ने हार और पेन ड्राइव को कसकर पकड़ा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। लखनऊ की गलियों में भागते हुए उसका मन सिर्फ एक सवाल से घिरा था, क्या गोपाल चाचा सचमुच मेरी मदद कर पाएंगे
या यह भी कोई जाल है? हजरतगंज की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर रवि तेजी से बढ़ रहा था। सड़क के किनारे चाट की दुकानों से मसालों की खुशबू और रिक्शों की घंटियों की आवाज उसे घेरे हुए थी। वह श्रीराम पुस्तक भंडार के सामने रुक गया। दुकान पुरानी थी, लकड़ी का दरवाजा जर्जर था और बाहर एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था। रवि ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। दुकान के अंदर धूल भरी किताबों की अलमारियां थीं जो छत तक जा रही थीं। एक कोने में पुराने कागजों का ढेर था और दूसरी ओर एक लकड़ी की मेज पर एक तस्वीर रखी थी। उस तस्वीर में उसकी माँ राधा एक बुजुर्ग आदमी के साथ खड़ी थी। रवि की नजर उस तस्वीर पर ठहर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजी, कौन है वहां? रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रवि को बरसों से जानता हो। मैं रवि हूं, उसने हिचकते हुए कहा। अनीता ने मुझे भेजा है। बुजुर्ग ने रवि को गौर से देखा और मुस्कुराया। मैं गोपाल चाचा हूं। तुम्हारी मां ने मेरी बेटी को बचाया था जब चौधरी परिवार ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। अब मेरी बारी है। उसने एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक फाइल है। उसमें वो सबूत हैं जो तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। लेकिन सावधान, चौधरी परिवार को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रवि ने फाइल की ओर देखा, लेकिन तभी दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल की आवाज गूंजी। वह वही काले कोट वाला आदमी था। रवि का दिल डूबने लगा। क्या वह फिर से पकड़ा जाएगा? श्रीराम पुस्तक भंडार की मध्यम रोशनी में रवि की सांसें तेज थीं। गोपाल चाचा की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह उस फाइल की ओर बढ़ा जो अलमारी के सबसे गहरे कोने में धूल से ढकी पड़ी थी। उसका हाथ फाइल पर पड़ा ही था कि दुकान के बाहर मोटरसाइकिल की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। वह तुरंत नीचे झुका और गोपाल चाचा की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब शांति की जगह चिंता थी। वह वही आदमी है ना? रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा। गोपाल चाचा ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और धीरे से खिड़की की ओर बढ़े। उन्होंने पर्दे के कोने से बाहर झांका। काले कोट वाला आदमी अब मोटरसाइकिल से उतर चुका था और दुकान के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि को हैरान कर दिया। गोपाल चाचा ने एक पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और तेजी से दुकान के पीछे के दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां से निकल, जल्दी। और ये लो। उन्होंने रवि के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा थमाया। रवि ने लिफाफा पकड़ा और पूछा, ये क्या है? बाद में देखना, गोपाल चाचा ने जल्दी से कहा। अब भागो और हजरतगंज की पुरानी मस्जिद के पास वाले चौराहे पर रुकना। वहां कोई तुम्हारा इंतजार करेगा। रवि को और सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। दुकान का मुख्य दरवाजा जोर से खुला और काले कोट वाले आदमी की साएं सी आकृति अंदर दिखाई दी। रवि ने फाइल और लिफाफा बैग में डाला, हार और पेनड्राइव को कसकर पकड़ा और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। लखनऊ की गलियां अब और संकरी और अंधेरी लग रही थीं। हजरतगंज की भीड़ कम हो चुकी थी और सड़क पर सिर्फ कुछ रिक्शे और देर रात की दुकानों की रोशनी बची थी। रवि दौड़ता रहा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि यह आवाज गलियों में गूंज रही है। पुरानी मस्जिद का चौराहा अब कुछ ही दूर था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि काले कोट वाला आदमी कहीं नजदीक ही है। चौराहे पर पहुंचते ही रवि रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मस्जिद की मीनारों से आती अजान की आवाज हवा में गूंज रही थी और पास ही एक चाय की दुकान पर कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। रवि ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, मस्जिद के पीछे, तीसरी गली, नीली दीवार वाला घर। वहां जाओ और कहना कि गोपाल ने भेजा है। लेकिन लिफाफे में कुछ और भी था, एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर। रवि ने उसे रोशनी में देखा और उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में उसकी मां राधा एक जवान औरत के साथ खड़ी थी और उनके पीछे चौधरी हवेली का मुख्य गेट साफ दिख रहा था। लेकिन यह औरत वही थी जिसे पत्रकार अभय ने अपनी तस्वीर में दिखाया था। वह औरत जो उस दिन हवेली में थी जब हार चोरी हुआ था।
तस्वीर के पीछे एक छोटा सा नोट लिखा था और यह रवि की माँ की लिखावट में था। नोट में लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सावधान रहना। वह औरत चौधरी परिवार की नहीं है, बल्कि मेरी बहन है। रवि का दिमाग चकरा गया। उसकी माँ की बहन? उसने तो कभी नहीं सुना था कि उसकी माँ की कोई बहन भी थी। क्या यह सच था या कोई जाल? उसकी माँ ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? और अगर यह औरत उसकी माँ की बहन थी तो वह उस दिन हवेली में क्या कर रही थी? और क्यों उसने चोरी का इल्जाम राधा पर लगने दिया? रवि के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन तभी उसे चौराहे के पास एक छाया दिखाई दी। यह वही काले कोट वाला आदमी था जो अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि ने तस्वीर और नोट बैग में डाला और तीसरी गली की ओर दौड़ पड़ा। नीली दीवार वाला घर अब उसकी आखिरी उम्मीद था। गली के आखिरी छोर पर उसे वह घर दिखा। दीवारें नीली थीं, लेकिन पेंट उखड़ रहा था और दरवाजा जर्जर था। रवि ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक पल के लिए खामोशी रही, फिर दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने रवि को देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं रवि हूं, उसने हाँफते हुए कहा। गोपाल चाचा ने मुझे भेजा है। औरत ने उसे गौर से देखा और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तू तू राधा का बेटा है? उसकी आवाज कांप रही थी। रवि ने सिर हिलाया। उसने तस्वीर निकाली और औरत के सामने रख दी। यह आप हैं ना? आप मेरी माँ की बहन हैं? औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तस्वीर को छुआ और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हाँ, मैं काव्या हूं, राधा की बड़ी बहन। लेकिन तुझे यह तस्वीर कहाँ से मिली? रवि ने जल्दी से सब कुछ बताया। चौधरी हवेली, हार, पेन ड्राइव और गोपाल चाचा की बातें। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब मेरी गलती थी। उस दिन मैं हवेली में थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं वहां राधा को बचाने गई थी, लेकिन मैं डर गई थी। डर गई थी? रवि की आवाज में गुस्सा था। आपने मेरी मां को जेल में जाने दिया, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? काव्या ने सिर झुका लिया। मैं बताऊंगी रवि, लेकिन पहले तुझे यहां से निकलना होगा। चौधरी परिवार को पता चल गया है कि तू उनके राज खोलने के करीब है। तभी बाहर से एक तेज हॉर्न की आवाज आई। रवि ने खिड़की से झांका। वही काले कोट वाला आदमी अब गली के मोड़ पर खड़ा था और इस बार उसके साथ दो और लोग थे। काव्या ने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, आ मेरे साथ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वह रवि को घर के पीछे एक तंग रास्ते से ले गई, जो एक पुराने बगीचे में खुलता था। बगीचे में एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे कुछ पुराने बक्से पड़े थे। काव्या ने एक बक्सा खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। यह राधा की डायरी है, उसने कहा। इसमें वो सब लिखा है जो उसने चौधरी परिवार के खिलाफ देखा था। ये तेरे काम आएगी। रवि ने डायरी पकड़ी, लेकिन उसका मन अभी भी उस ट्विस्ट से उलझा हुआ था। मां की बहन, और वह हवेली में थी। क्या काव्या सच कह रही थी, या यह भी चौधरी परिवार का कोई जाल था? तभी बगीचे के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। काव्या ने रवि को एक पेड़ के पीछे छिपने का इशारा किया और खुद डायरी को छाती से लगाए खड़ी हो गई। वह लड़का कहाँ है? काले कोट वाले आदमी की आवाज गूंजी। वह अब बगीचे में दाखिल हो चुका था। बगीचे में काले कोट वाले आदमी की आवाज गूंज रही थी और रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह नीम के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसकी मुट्ठी में काव्या की दी हुई डायरी कसकर जकड़ी थी। पेन ड्राइव, हार और गोपाल चाचा की फाइल अभी भी उसके बैग में थे। काव्या सामने खड़ी थी। उसकी पीठ सीधी, लेकिन उसकी आंखों में डर और दृढ़ता का मिश्रण था। मैंने तुमसे कहा था, हमें वह लड़का चाहिए, काले कोट वाला आदमी चिल्लाया। उसके साथ दो अन्य लोग थे, जिनके हाथों में लाठियां थीं। तू हमें बेवकूफ नहीं बना सकती काव्या। हमें पता है कि तू उसकी मदद कर रही है। काव्या ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। मैं नहीं जानती तुम किसकी बात कर रहे हो। यहां कोई नहीं है। रवि की सांसें थम गई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि काव्या पर भरोसा करे या नहीं। क्या वह सचमुच उसकी मां की बहन थी, या यह चौधरी परिवार का कोई नया जाल था? लेकिन काव्या की आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो उसे भरोसा दिला रही थी। तभी एक आदमी ने बगीचे में कदम बढ़ाया और काव्या की ओर लाठी उठाई। रवि का खून खौल उठा। वह छिपने की जगह से बाहर निकलने ही वाला था
कि काव्या ने तेजी से अपनी जेब से एक छोटा सा स्प्रे निकाला और आदमी के चेहरे पर छिड़क दिया। आदमी चीखता हुआ पीछे हट गया और बाकी दोनों लोग भी एक पल के लिए ठिठक गए। भाग रवि! काव्या चिल्लाई। मस्जिद के पीछे वाली गली में जाओ और कोर्ट की ओर बढ़ो, अब रुकना मत। रवि ने पल भर के लिए काव्या की ओर देखा, फिर डायरी, हार और पेन ड्राइव को कसकर पकड़ा और बगीचे के पीछे की दीवार फांदकर गली में दौड़ पड़ा। उसके पीछे से चीखें और कदमों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वह नहीं रुका। लखनऊ की तंग गलियों में भागते हुए उसका मन सिर्फ एक चीज पर अटका था, अदालत। उसे ये सबूत जज रमाकांत तक पहुंचाने थे। हजरतगंज की सड़कों पर सुबह की रौनक शुरू हो रही थी। सड़क किनारे ठेले वाले समोसे तल रहे थे और चाय की दुकानों पर लोग अखबार पढ़ते हुए गपशप कर रहे थे। रवि की सांसें फूल रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। वह लखनऊ सिविल कोर्ट की भव्य इमारत के सामने पहुंचा। उसकी पुरानी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी और उसके जूते धूल से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था, अपनी मां को आजाद कराने का जुनून। कोर्ट रूम में कदम रखते ही उसकी नजर जज रमाकांत पर पड़ी, जो अपनी कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दर्शक दीर्घा में लोग फुसफुसा रहे थे और चौधरी परिवार का वकील अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ रवि को घूर रहा था। लेकिन इस बार रवि डरा नहीं। उसने अपनी फटी हुई नोटबुक, पेन ड्राइव, हार और काव्या की दी हुई डायरी को मेज पर रख दिया। माननीय जज, रवि ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि मेरी मां राधा निर्दोष है। असली अपराधी चौधरी परिवार है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज रमाकांत ने अपनी भौहें उठाईं और रवि की ओर देखा। यह बहुत बड़ा दावा है बच्चे, क्या तुम्हारे पास ठोस सबूत हैं? रवि ने गहरी सांस ली और एक एक करके सबूत पेश करने लगा। पहले उसने हार दिखाया, जो चौधरी हवेली के तहखाने से मिला था। फिर पेन ड्राइव, जिसमें अभय ने चौधरी परिवार के भ्रष्टाचार के दस्तावेज दिए थे। और आखिर में राधा की डायरी, जिसमें उसने चौधरी हवेली में देखी गई साजिशों का जिक्र किया था। डायरी के एक पन्ने में लिखा था कि चौधरी परिवार की सबसे बड़ी बेटी मालती ने उस हार को चुराया था और राधा को फंसाने के लिए की साजिश रची थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रवि ने काव्या की तस्वीर और उसका नोट पेश किया। उसने कहा, यह मेरी मां की बहन काव्या की गवाही है। वह उस दिन हवेली में थी और जानती थीं कि मेरी मां निर्दोष है, लेकिन डर की वजह से उन्होंने सच नहीं बताया। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। चौधरी परिवार का वकील खड़ा होकर चिल्लाया, यह सब बकवास है, एक बच्चे की बातों का क्या भरोसा। जज रमाकांत ने हथौड़ी से मेज पर चोट मारी। शांति बनाए रखें, लड़के को बोलने दें। रवि ने डायरी का एक पन्ना खोला, जिसमें राधा ने लिखा था कि मालती ने हार को चुराकर अपने एक गुप्त प्रेमी को देने की योजना बनाई थी और जब बात खुलने का डर हुआ तो राधा को बलि का बकरा बनाया गया। रवि ने पेनड्राइव से कुछ बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स दिखाए, जो मालती के गुप्त खातों में पैसे जमा होने का सबूत थे। जज रमाकांत ने डायरी और पेनड्राइव को गौर से देखा। उनकी आंखों में अब सख्ती की जगह गंभीरता थी। उन्होंने कहा, यह दस्तावेज बहुत गंभीर है। अगर ये सही है तो इस केस की दिशा बदल सकती है। तभी कोर्ट रूम के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, रुकिए। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। काव्या कोर्ट रूम में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर पछतावा और हिम्मत का मिश्रण था। उसने कहा, मैं गवाही देने को तैयार हूं। रवि सही कह रहा है। मैंने अपनी बहन को फंसते हुए देखा, लेकिन डर की वजह से चुप रही। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। काव्या ने आगे बढ़कर जज के सामने खड़े होकर कहा, मैं उस दिन हवेली में थी। मैंने मालती को हार ले जाते हुए देखा था, लेकिन चौधरी परिवार ने मुझे धमकी दी थी। मेरे पास सबूत हैं। उसने अपनी जेब से एक पुराना पत्र निकाला, जो मालती ने उसे धमकी देने के लिए लिखा था। पत्र में साफ लिखा था कि अगर काव्या ने मुंह खोला तो उसका और राधा का अंजाम बुरा होगा। जज रमाकांत ने पत्र पढ़ा और गहरी सांस ली। यह अदालत इस मामले की गहराई से जांच करेगी। चौधरी परिवार के सभी सदस्यों को तलब किया जाए। रवि की नजर अपनी मां राधा पर गई, जो हथकड़ियों में कोर्ट रूम के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन अब उनमें उम्मीद की चमक थी। रवि ने उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मां, बस थोड़ा और। जज ने कार्यवाही को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया ताकि नए सबूतों की जांच की जा सके। रवि कोर्ट रूम से बाहर निकला। उसका दिल हल्का था, लेकिन अभी भी डर था। चौधरी परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जैसे ही वह कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, अभय उसके पास आया। तुमने कमाल कर दिया रवि, लेकिन सावधान रहना, चौधरी परिवार के लोग अब और खतरनाक हो जाएंगे। रवि ने सिर हिलाया। उसने अपनी जेब में हार, पेन ड्राइव और डायरी को टटोला। वह जानता था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। काव्या, अभय और गोपाल चाचा उसके साथ थे, और सबसे बड़ी बात, सच उसके साथ था। लखनऊ की सड़कों पर सूरज ढल रहा था। रवि ने आसमान की ओर देखा, जहां तारे चमकने लगे थे। उसने मन ही मन कहा, मां, मैं तुम्हें आजाद करा के रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अगले दिन लखनऊ सिविल कोर्ट में तनाव भरा माहौल था। सूरज की किरणें कोर्ट की पुरानी इमारत की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं, और कोर्ट रूम में खचाखच भरी दर्शक दीर्घा में लोग उत्सुकता से फुसफुसा रहे थे। रवि अपनी सबसे साफ सुथरी शर्ट पहनकर आया था, जो अभी भी थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन आज वह फटा हुआ नहीं लग रहा था। वह उसकी ताकत का प्रतीक था। उसके बगल में काव्या बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब पछतावा की जगह दृढ़ता थी। पत्रकार अभय और गोपाल चाचा भी वहां मौजूद थे, चुपचाप रवि को समर्थन दे रहे थे। कोर्ट रूम के एक कोने में राधा हथकड़ियों में बैठी थी। उसकी आंखें रवि पर टिकी हुई थीं। उनमें उम्मीद और प्यार का सागर था। जज रमाकांत ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए चश्मा ठीक किया और कार्यवाही शुरू की। इस मामले में नए सबूतों की जांच हो चुकी है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। दर्शन पक्ष की ओर से कोई जवाब? चौधरी परिवार का वकील खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पसीना था। माननीय जज, ये सबूत जाली हैं। एक बच्चे और उसकी कथित मौसी की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चौधरी परिवार सम्मानित है, लेकिन जज ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सबूत बोलते हैं वकील साहब। पेन ड्राइव में बैंक ट्रांजैक्शन, डायरी के पन्ने, हार का मिलना और काव्या की गवाही, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। काव्या को गवाह बॉक्स में बुलाया गया। उसने कांपती आवाज में लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं राधा की बड़ी बहन हूं। बचपन में हम अलग हो गए थे, लेकिन मैं हमेशा उसकी छाया में रही। उस दिन हवेली में मैं राधा को चेतावनी देने गई थी कि चौधरी परिवार की बेटी मालती ने हार चुराया है। मालती ने राधा को फंसाया क्योंकि राधा ने उनके भ्रष्टाचार के राज देख लिए थे, जमीन घोटाले, रिश्वतखोरी और गुप्त सौदे। मैंने डर से चुप्पी साध ली, लेकिन अब नहीं। मेरे पास मालती के धमकी भरे पत्र हैं और मैंने सब देखा। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने काव्या के पत्र पढ़े और फिर पेनड्राइव से निकाले गए दस्तावेजों की ओर देखा। चौधरी परिवार की ओर से बैठी मालती का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके बगल में उसके पिता, चौधरी साहब, सिर झुकाए बैठे थे। अचानक कोर्ट रूम के दरवाजे से एक और गवाह अंदर आया, वही काले कोट वाला आदमी जिसने रवि का पीछा किया था, लेकिन अब उसका चेहरा डरा हुआ था। पुलिस अधिकारी उसे पकड़कर लाए थे। वह गवाह बॉक्स में खड़ा हुआ और कांपते स्वर में बोला, मैं सतीश हूं, चौधरी हवेली का पूर्व कर्मचारी। मैं ही असली दोषी हूं। मालती मैडम ने मुझे राधा को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरे परिवार को धमकी दी थी। मैंने सबूत मिटाए, झूठे गवाह खड़े किए, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता। ये सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई। चौधरी परिवार का वकील अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जज रमाकांत ने हथौड़ी से मेज पर चोट मारी। शांति। इस अदालत को अब साफ दिख रहा है कि यह एक बड़ी साजिश थी। राधा निर्दोष है। उसे तत्काल बाइज्जत बरी किया जाए। चौधरी परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार और झूठे इल्जाम लगाने के आरोप में जांच शुरू की जाए। मालती चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। ये शब्द सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़ता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा। पुलिस ने राधा की हथकड़ियां खोलीं और मां बेटे एक दूसरे की बाहों में समा गए। राधा ने रवि के सिर को चूमा और फुसफुसाई, तूने कर दिखाया बेटा, तू मेरी ताकत था,
मैं तेरे बिना टूट जाती। रवि ने भीगी पलकों से कहा। नहीं माँ, आपने ही मुझे सिखाया कि सच कभी नहीं हारता। कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अभय ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। तुम एक हीरो हो, छोटे वकील। गोपाल चाचा ने आंखें पोंछते हुए कहा। राधा की तरह तू भी न्याय का प्रतीक बन गया। काव्या ने रवि को गले लगाया और माफी मांगते हुए बोली, मैंने बहुत देर की, लेकिन अब हम साथ हैं। कुछ दिनों बाद रवि और राधा अनाथ आश्रम को अलविदा कहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने चले। राधा ने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह साड़ियां बेचती थी और रवि स्कूल में वापस लौट आया। लेकिन उसकी कहानी पूरे लखनऊ में फैल गई थी। अखबारों में सुर्खियां बनी। 12 साल के बच्चे ने बचाई मां की जिंदगी, साहस की मिसाल। एक प्रसिद्ध लॉ यूनिवर्सिटी ने रवि को स्कॉलरशिप दी और वह बड़ा होकर वकील बनने का सपना देखने लगा। चौधरी परिवार को सजा मिली, मालती को जेल हुई और उनके भ्रष्टाचार के राज खुलने से शहर में न्याय की लहर दौड़ी। रवि अक्सर शाम को लखनऊ की गंगा घाट पर अपनी मां के साथ बैठता, जहां पानी की लहरें उनके संघर्ष की कहानी सुनाती। राधा मुस्कुराकर कहती, बेटा, जीवन की हर लड़ाई में बस एक चीज चाहिए, सच और हिम्मत। और रवि अपनी मां का हाथ थामे आसमान की ओर देखता। वह जानता था कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस एक नई शुरुआत थी। क्या आप भी रवि की तरह अपने प्रियजनों के लिए दुनिया से लड़ सकते हैं? जब सच आपके साथ हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि मासूमियत और जिद से सबसे बड़े अन्याय को भी हराया जा सकता है। धन्यवाद।